भारत एक लोकतांत्रिक देश और कहते हैं लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब विपक्ष जो है सत्ता पक्ष से सवाल उठाए। और इस समय विपक्ष चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे सड़क हो, चाहे संसद हो, हर तरह से सवाल केंद्र सरकार पर उठा रहा है और लगातार जो है कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को कटघरे में रखने का काम कर रहा है। मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री श्यामलाल जी से जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार बचाव के लिए आगे आते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष चाहे ट्विटर हो या फिर हैशटैग हो, हर एक तरीके से महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, सब पर जो है केंद्र सरकार को घेर रहा है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अभी राज्य नहीं रहा है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा पा चुका है, तो केंद्र के लिए बड़ी जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर लेकर जाना और किस प्रकार विकास की राह पर लेकर जा रहे हैं। श्यामलाल जी हमारे साथ है। सर, सबसे पहले विपक्ष ने एक बार फिर से हमलावर होते हुए सड़क से लेकर संसद तक आपको घेरने की कोशिश की है। कह रहे हैं कि जो आमदनी है वो 98 है, लेकिन खर्चा जो है आपके कार्यकाल में रुपया हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कम से कम बड़ी देर के बाद विपक्ष जो है वो जागा तो है। और किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे थे कि पिछले कुछ अरसे से और इवन बहुत ही जो इस समय नेशनल लेवल की पार्टी है, 135 साल का इतिहास है, उसके नेताओं ने भी आपने इस बात की जानकारी है मीडिया को सबको कि G23 ने यहाँ आके 6 बड़े लीडरों ने ये कहा था कि हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। और जहाँ भी हमेशा कोई भी सरकार हो, विपक्ष अगर सशक्त हो तो वो उनको आंटो रखता है। लेकिन सवाल ये भी है, चलिए आपने खुद ही जिक्र कर दिया, आज़ाद साहब को बंगाल चुनाव के प्रचार के लिए स्टार प्रचारक नहीं मान रहे हैं, आज़ाद साहब को उस तरह दर्जा नहीं दिया जा रहा है। हालांकि कपिल सिब्बल जब जम्मू आए थे, हम भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अनुभव से कुछ सीखा नहीं है गुलाम नबी आज़ाद साहब के। तो लगता है कि आज़ाद साहब के अनुभव से कांग्रेस कुछ सीख नहीं पाई है, बल्कि अपनी ही राह चल रही है। देखिए, इस बात का उचित जवाब तो कांग्रेस ही दे सकती है, ये उनका अंदरूनी मामला है। और 45 साल से ज़्यादा जो हैं वो गुलाम नबी आज़ाद जी ने कांग्रेस को दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस क्यों कमज़ोर हुई? बहुत ही अनुभवी नेता थे सारे, लेकिन कांग्रेस जो है वो श्रिंक क्यों होगी? जो इस मुल्क के विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ी एक मुझे लगता है कि चिंतन का विषय है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात का मैं उचित जवाब दे सकता हूं। इस बात का जवाब, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि एक नेता का कार्यकाल हो, राजनीतिक जीवन हो, आपने बहुत समय कांग्रेस को दिया है। उस समय का अनुभव और इस समय की कांग्रेस में कितना फर्क देख रहे हैं? देखिए, तभी तो जो लोग थे, जो कर्मठ लोग थे, जहाँ लोगों के साथ जुड़े हुए नेता थे, उन्होंने टाइम टू टाइम, इवर अगर आप देखेंगे तो AK एंटनी की जब पहली बार 2014 में कांग्रेस हारी थी तो वहाँ एक वर्किंग ग्रुप बना था, तो उसमें उनकी रिकमेंडेशन आई थी कि आप सूडो सेकुलरिज्म पे चल रहे हैं। लेकिन उस समय यही नेता थे जो आज थोड़े तिलमिला रहे हैं, इन्हीं लोगों ने कांग्रेस को हाशिए पे पहुंचाया है। तो मुझे लगता है इस बात का, आपके सवाल का उचित जवाब यही नेता और कांग्रेस पार्टी दे सकती है। लेकिन आज जिस तरह से ट्विटर हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह यही कहा जा रहा है कि जॉब दो मोदी सरकार, पेट्रोल व डीजल के ऊपर कोई जवाब नहीं आ रहा, आपको लगता है कि जिस तरह से भाजपा ने 2014 से लेकर 2019 में भी चुनाव हुआ तो कहा था अच्छे दिन आएंगे, इस प्रकार के अच्छे दिनों का वादा किया था? देखिए, एक बात तो मैं कहूँगा, पहले आपका सवाल को 2 हिस्सों में मैं बांटूंगा। जो आपने कहा है कि अच्छे दिन आने की बात कही है, और दूसरा आपने महंगाई की तरफ जो इशारा किया है। और इस समय महंगाई जो है वो बिल्कुल आप देखेंगे, खुदरा दर भी जो है वो महंगाई जो है वो बड़ी है, ये बिल्कुल मानना जो है हमें एडमिट करना चाहिए। लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं उनका भी आंकलन हमें करना चाहिए कि ऐसी महामारी से पिछले 1 साल से हम कोविड से गुजर रहे हैं, उसके लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ 80 लाख करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना, जब बाकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है उसको बढ़ाना, जब बाकी चीज़ें हैं, अल्टीमेटली तो जो रिसोर्स हैं वो तो सरकार के लिमिटेड ही होते हैं।
उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि रेवेन्यू रिसीट भी उस तरीके से देखेंगे जो हमें आते थे उसमें कमी हुई होगी, लेकिन इतने बड़े मुल्क को चलाना हर तरीके से जो है आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी लेके चलना, लोकल जो उसको भी प्रमोट करना, यहाँ की हेल्थ फैसिलिटी को अपग्रेड करना। उस समय 2 यहाँ हमारी इन्वेस्टिगेशन लैब थी कोविड के लिए, आज 2,500 से ऊपर है। फिर यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और उनकी सरकार ने अपनी वैक्सीन तैयार करना और फिर दूसरे मुल्कों को भी देना। मुझे लगता है कि महंगाई की तरफ जो है वो सरकार सचेत है और हम भी टाइम टू टाइम जो है इन पे चर्चा करते रहते हैं, लेकिन सिचुएशन भी एक ऐसी है कि मुझे लगता है कि थोड़ा हमें इसके लिए जो है ये सारे जो महंगाई है उसका आंकलन करके तो एक स्टेबल इसको करना पड़ेगा प्राइस एक्सेलेशन को, चाहे वो POL पेट्रोल की हो, वो तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ होती है, लेकिन कुछ लोग किंतु परंतु करते हैं। एक्साइज ड्यूटी इतनी ली जा रही है, बैट इतना लिया जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि अगर बैट लिया जाता है तो उससे 12% से ज़्यादा तो जो है वो स्टेट्स को दिया जाता है। इस तरह से कुछ स्टेट के भी टैक्सेस जो हैं उस पर लगे हुए हैं। तो इन तमाम सरकारों को मुझे लगता है कि इसका संज्ञान लेना चाहिए, वो चाहे स्टेट की सरकारें हों, लेकिन उनको भी पता है कि हमारे लिमिटेड सोर्सेज हैं और इस किस्म की सिचुएशन को हम डील कर रहे हैं जिसका किसी ने कभी ये प्रेडिक्शन भी नहीं की होगी कि ये कोविड महामारी। और बड़े बड़े आपने देखा कि जिनकी 25-25 ट्रिलियन की वेल्थ है, इकॉनमी है, वो मुल्क जो हैं वो धाराशायी हो गए हैं। तो महंगाई की भी बात, कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री का जिक्र करूं या फिर भाजपा के नेताओं का जिक्र, लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही थी। आज जनता ये सवाल पूछ रही है कि आत्मनिर्भरता तो आम नागरिक की आत्मनिर्भरता के साथ आती है। देश तभी सशक्त बनता है जब आम नागरिक बन रहा है। कहीं ना कहीं आप हर एक चीज में टैक्स ले रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की आप लोग बात करते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटी दे रहे हैं, भारत जो है आयात भी कर रहा है, निर्यात भी कर रहा है दवाई की, लेकिन यहाँ पर आम आदमी कह रहा है कि हम तो हर चीज का टैक्स दे रहे हैं, आप हमारे पैसों से ही हमें ही लूट रहे हैं और उसके बाद करके आत्मनिर्भर भारत हो रहा है। इसको मैं लूट नहीं कहूँगा, लूट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर वी पीपल। बट मैं ये कहूँगा कि आप कह रहे हैं अभी आत्मनिर्भर भारत की बात की, जम्मू कश्मीर स्टेट की बात करूंगा मैं, मुल्क की बात नहीं करूंगा। यहाँ पे एक ऐसी स्कीम लॉन्च हुई है जो कहीं भी बड़े डेवलपिंग जो हमारे स्टेट हैं, आयुष्मान भारत, 100% हेल्थ प्रोटेक्शन देना, हेल्थ केयर देना और 5 लाख से जो तक ट्रीटमेंट है वो किसी, तो ये कहाँ से आ रहे हैं ये पैसे, किसने ये जो है एक्सपेंडिचर जो है वो बियर करना है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि सीनियर सिटीजन जहाँ हमारे जो फ्रंट वॉरियर थे कोविड को, उनको फ्री वैक्सीन देनी, आप देख रहे हैं कि उसकी कास्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ों को मीट आउट करना, आप इस चीज़ में कभी ये इतराफ़ करेंगे इस चीज़ का कि आप देखेंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव हुआ है, चाहे वो डोंट गेट इन द नंबर्स में मत जाइए, आप यही कह रहे हैं। देखिए, आपने सवाल में किया था कि नौजवान जी कह रहे हैं कि रोज़गार दो, किसान भी अपना जो प्रोड्यूस है उसकी उचित दाम मांग रहा है, तो उसके लिए सरकार जो है वो कार्यशील है और वो कर भी रही है। एम्प्लॉयमेंट की जब जहाँ बात करते हैं, और खुसूसन तौर पर मैं अपनी स्टेट की बात करूँगा, यहाँ पीछे 4-5 साल जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो स्लो रहा है। मानते हैं, मैं मानता हूँ। भाजपा के पहले ऐसे नेता हैं सर जो हर एक बात मान रहे हैं, लेकिन लगातार यहाँ पर जिन भी नेताओं से बात की जाएगी वो हर एक बात का जवाब कोरोना काल को दे। अच्छी बात है कि एक नेता होने के नाते आप मान रहे हैं कि चलिए स्लो है प्रोसेस। जो एडमिटेड फैक्ट है नजर आ रहा है। आप देखें कि पिछले 5 साल में अगर हम देखेंगे कि कितना रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ, उसमें आप 2 साल जो हैं, 1.5 साल जो हैं, ये भी लगा लीजिए, कोरोना का भी लगाइए, और उसके बाद जो यहाँ पे 370 और 35 के यहाँ तमाम जो कानून थे, हमारे लॉज थे, स्टेट लॉ थे, आपको पता है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन था, उनमें परिवर्तन भी होना था। इंडियन लॉज जो हैं, हिंदुस्तान के जो कानून हैं वो यहाँ पे एक्सटेंड होने थे। तो अब आप देख रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन भी इन प्लेस है और रोज़ पोस्टें निकल रही हैं, और आप देख भी रहे हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी कितना फास्ट चल रहा है। इसी तरीके से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है उसकी रिक्रूटमेंट भी हो रही है, पुलिस की भर्ती हो रही है, सेंट्रल फोर्सेस की भर्ती हो रही है, CISF हो, BSF हो, होता है। हर आदमी को एक्सपेक्टेशन और एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा है। बॉर्डर की बटालियन की भी हो रही है, आर्मर्ड की भी हो रही है। तो अब आप देख रहे हैं कि सिस्टम इन प्लेस आ गया है, इंस्टीट्यूशन इन प्लेस हो गए हैं,
और उसको एक्सपीडाइट किया जा रहा है। 70,000 जो यहाँ पे वेकेंट पोस्ट है, फर्स्ट फेज में पहले उसको भरा जाएगा। और आप देख रहे हैं कि कितनी कितनी बड़ी रिक्रूटमेंट है। और फिर सबसे बड़ी बात जो है, इस चीज़ को भी आप एडमिट करेंगे कि ट्रांसपेरेंट मैनर से हो रहा है। जितनी भी लिस्टें निकली हैं JNK बैंक को छोड़ के, वो भी क्वैश की थी, लेकिन बाकी आप देख रहे हैं जो भी रिक्रूटमेंट हो रही है, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो अकाउंट असिस्टेंट की हो, चाहे अभी सर्विस सिलेक्शन में उन्होंने 8,600 समथिंग पोस्ट के लिए लिया है और 4.5 लाख 4,26,000 बच्चा जो है वो रिटन टेस्ट में अपीयर हुआ। कहीं ये नहीं आता जो पहले चलता था कि यहाँ जनाब हमारी मेरिट को एलिमिनेट किया गया है। तो ये सारा प्रोसेस पारदर्शिता आई है आपके कार्यकाल में, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट मैनर में हर चीज चल रही है। रिक्रूटमेंट में देखेंगे आप, ट्रांसफर यहाँ इंडस्ट्री बनी हुई थी, तो नए गवर्नर महोदय आए, उन्होंने ट्रांसफर को जो है एक पॉलिसी बनाई कि अप्रैल के महीने में ट्रांसफरें होंगी। तो आप देख रहे हैं ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ओवरनाइट नहीं हो जाता। मैं इस सरकार में भी हिस्सा रहा हूं, मुझे पता है कि यहाँ का निज़ाम जो है वो टोटल बिगड़ा हुआ था। एक सेक्शन जो थी वो यहाँ पे डोमिनेट करती थी और एक रीजन जो है वो डोमिनेट करता था। आज उससे हम आस्ता आस्ता, और वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, वहाँ मेरिट को एलिमिनेट किया जाता था। विदाउट PSC भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंटें होती थी। और कौन लोग करते थे? मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा हूँ, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, और मैं फैक्ट और फिगर्स पे बात करता हूँ। तो वो इन लोगों ने इतना दलदल बना दिया था, उससे बाहर आते और उसको ड्रेन करते और ड्राई सिचुएशन में जाते थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन एक सवाल ये भी है, चलिए आपने कर्मवीरों की बात की, तो जो लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आपका एक बहुत बड़ा चुनाव DDC चुनाव, जो आपने कहा कि सदन में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उसकी चर्चा की, प्रधानमंत्री का शुक्रिया तक किया कि सफलतापूर्ण हो, सबने देखा अच्छी बात है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लेकिन उन कर्मवीरों का क्या जो आज तक संघर्ष कर रहे हैं? आपके मैनिफेस्टो में था डेली वेजेस को परमानेंट करना, लेकिन आपने अभी तक उनको संघर्ष की उस राह पर छोड़ा, वो अभी तक रेगुलाइज नहीं किया गया। ऊपर से आप विभागों को म्यूनसिपैलिटी के अधीन कर रहे हैं, वो भी एक अहम सवाल है। वो करिए प्रमोशंस रुक जाएंगे, हमें नहीं पता हम किसके अधीन जा रहे हैं। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। हर व्यक्ति जो डेली वेजर है वो लगातार ये सवाल पूछ रहे, परिवार कैसे चलाएंगे? यही तो अद्भुत और खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। अगर हमें लोग हार डालते हैं तो उनका पूरा हक बनता है कि हमें पूछें भी। यही तो डेमोक्रेसी है ना हिंदुस्तान की, यही तो खूबसूरती है। आपने दोनों जो सवाल मुझे पूछे हैं, लेकिन दोनों मिक्स कर दिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल कंपोनेंट मैं मानता हूँ। पहले तो आपने बोला कि यहाँ 3 टियर सिस्टम जो DDC का है, 73 अमेंडमेंट की आप बात कर रहे हैं जो 1989 में हुई, और ये जो यहाँ की ओरिजिनल पार्टियाँ थी और जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शुमार थी, जिसमें मैं भी था, वो 30 साल हम यहाँ पे पावर टू द पीपल ग्रास रूट लेवल के इंस्टीट्यूशन जो हैं, 73 और 74 अमेंडमेंट जो है, पावर टू द पीपल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो हम लोगों को नहीं दे सके। बिल्कुल। और जो जिसका हिस्सा हक बनता था उसमें वुमेन के लिए रिजर्वेशन थी 33%, वो नहीं दे सके। फिर जो हमारे डिप्राइव्ड लोग थे, SC थे, ST कम्युनिटी जो है वो तो मुस्लिम कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, उनके साथ भी इंसाफ नहीं हुआ। तो देर आए दुरुस्त आए, और मोदी जी ने इन चीज़ों पे फ्रंट फुट पे आके जो है वो खेला, और अब 3 टियर सिस्टम इन प्लेस हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सिस्टम रहा है, इसीलिए जब हमारा संविधान बना था और बिजनेस कंडक्ट रूल बने थे कि किस किस का क्या काम है, जुडिशरी क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, ब्यूरोक्रेसी जो टेक्नोक्रेट क्या करेंगे, और उनके ऊपर अपेक्स रखा था जो पॉलिटिकल लोग चुने हुए थे, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो MLA हो, वही उसी पे हिंदुस्तान चलता है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत बार, कम से कम 6 या 7 बार यहाँ गवर्नर रूल हुआ है, और यहाँ प्रॉक्सी वार भी रही है, मिलिटेंसी रही है। तो वो ब्यूरोक्रेट और जो टेक्नोक्रेट हैं, अब वो अपनी अथॉरिटी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इन तमाम चीज़ों को देख नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उन्होंने पूरा स्टडी नहीं किया रेस्ट ऑफ द कंट्री में, किस किस स्टेट में ये 3 टियर सिस्टम जो है और अफेक्टिव कहाँ कहाँ है, और वो प्रोटोकॉल और उनको अथॉरिटी। देखिए ये आज से नहीं है, कोई भी आदमी अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, अथॉरिटी शेयर नहीं करना चाहता हूँ।
जब तक आप अथॉरिटी शेयर नहीं करेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी? तो मैं अकेला एमएलए रहा हूं जो इस 73 अमेंडमेंट में, मुझे पता है, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे पैंथर पार्टी के हों, चाहे पीडीपी के हों, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, चाहे हमारे लोग भी हों, ये कोई भी एमएलए ये नहीं चाहता था कि यहाँ 73 अमेंडमेंट जो है वो लागू हो। और जहाँ पंचायती राज जो है, मैं कागज़ पे बोलूँगा, लिख के दिया हुआ है पैंथर पार्टी और दूसरे लोग, हमारे भी जो कांग्रेस में हमारे साथ थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ थे, पीडीपी में हमारे साथ थे, उन्होंने मिनिस्ट्रियों ने, कैबिनेट के ने लिख के दिया था कि ये नहीं होना चाहिए, ये सारी अथॉरिटी एमएलए के पास रहनी चाहिए। तो वो एक माइंडसेट है। उस समय एमएलए थे, आज ब्यूरोक्रेट है। यानी पावर मैटर्स, पीपल डजंट मैटर, ये सोच है ना हमारी। कहने को तो हम कहते हैं कि आज़ाद हिंद के हम हैं तो, और हम लोगों के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, लेकिन अथॉरिटी शेयर नहीं करना चाहते। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मिस्टेक है ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको मुझे लगता है कल गवर्नर साहब ने कहा है कि रेक्टिफाई करते हैं, रिविजिट करते हैं, और करना भी चाहिए, और सो दैट के लोगों की बहुत प्रॉब्लम है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1948 में महात्मा गांधी जी से एक पत्रकार, भारता में एक पत्रकार ने सवाल किया था कि बापू आपका देश अब आज़ाद हो गया, व्हाट इज़ नेक्स्ट? तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी आंशिक तौर पर जो है पार्शली हिंदुस्तान को अभी आज़ाद मानता हूँ, स्वराज चाहिए मुझे स्वराज चाहिए जब तक मेरी ग्राम सभा एम्पावर नहीं होगी। तो वो माइंडसेट जो है ब्यूरोक्रेटों को भी रहना होगा और पॉलिटिकल लोगों को भी उसको उस पर कारबंद रहना होगा। दूसरी बात आपने कही है मुझे डेली वेजर की, ये भी एक बहुत ही क्रॉनिक इशू है, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, और उसको भी मुझे लगता है कि सरकार कोशिश कर रही है एड्रेस करने की। सर, आप पिछली सरकार में भी बहुत बार मंत्री रहे, लेकिन आज अगर भाजपा के नेताओं से सवाल किया जाता है, वो कहते हैं कि पिछली सरकारों का गुनाह है और हमें भुगतना पड़ रहा है। क्या ये सत्य है? क्या ये सही बात है कि यहाँ पर लगातार एक व्यक्ति दूसरे पर आरोप लगाता है, दूसरा तीसरे पर लगाता है, लेकिन उनके भविष्य के लिए कोई नहीं सोचता? ये बहुत आसान बात है, मैं एक पर एलिगेशन लगाऊं, दूसरा दूसरे पे। पहले हमें उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा था कि ये डेली वेजर बने कैसे। बिल्कुल, बात ये थी, किसी ने स्टडी नहीं किया, और मेरे से पहले, मैं ज़्यादा देर नहीं रहा, मैं एक टर्म भी मिनिस्टर रहा हूँ और पीएचई इरिगेशन का भी रहा हूँ। 1976 में स्वच्छ जल देने की स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई, उसी में उन्होंने कहा कि इरिगेशन पर्पस को भी हम प्रमोट करें। इसी तरीके आपने देखा कि 1980 के बाद ही रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक्सपेंड हुआ है। डेवलपमेंट के लिए पैसा यूनिट के लिए कौन देता था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैन पावर क्या होता है? ये स्टेट सब्जेक्ट होता है। किसी चीफ इंजीनियर ने, किसी कमिश्नर सेक्रेटरी ने, किसी मंत्री ने मैन पावर का कंपोनेंट ही नहीं रखा। जितने जो भी यूनिट बने, जैसे कोई स्कूल बनता है तो उसके लिए पहले मैन पावर जो है वो उसका प्रबंध किया जाता है। कोई हॉस्पिटल बनता है, मैन पावर जो है, कितने डॉक्टर चाहिए, कितना पैरामेडिक चाहिए, ड्राइवर कितने चाहिए, सैनिटेशन के लोग कितने होंगे। वो 96 से लेके 2013 तक किसी ने वो एरिया टच ही नहीं किया और उस तरफ गए नहीं। पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाते रहे। स्कीमें इस समय पीएचई की 7000 से ज़्यादा स्कीम है, लेकिन मैन पावर का कंपोनेंट नहीं। अगर कोई थोड़ा बहुत रखा भी तो वो कश्मीर ले गया सबसे ज़्यादा हिस्सा। और इसी तरीके से लिफ्ट इरिगेशन हो, बिजली हो, ये अड़ाक अप्रोच से चलते रहे। मैं इसको नहीं ये कहता है कि कोई किसी का उन्होंने किस कंटेक्स्ट में किया, उनको भी इन चीज़ों का संज्ञान लेके, स्टडी लेके, मुझे लगता है कि सब लोगों को हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। हम लोगों के रिप्रेजेंटेड भी हैं और उनके हक जो हैं उनके कस्टोडियन भी हैं। आज के समय में श्यामलाल जी, आपको क्या लगता है कि कितना पैसा हो एक व्यक्ति की जेब में, या सैलरी कितनी हो कि उसका घर चल जाएगा? क्योंकि अहम सवाल करने वाली हूँ। कंटिंजेंट पेड वर्कर्स हैं सर, ये रूरल एरियाज में काम करते हैं, ये पानी पिलाने का काम करते हैं, मिड डे मील में महिलाएं काम करती हैं, लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, मात्र 18 रुपये प्रति माह मिलता है। पर मंथ उनको 18 रुपीज़ मिलता है। और अगर कश्मीर की बात, आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि भेदभाव का शिकार हुआ है, तो कश्मीर में उनको 500 से 1000 रुपये मिलता है, जो इसी पॉलिसी के तहत रिक्रूट हुए। लेकिन जम्मू में 18 रुपये। लगता है पॉसिबल है कि 18 रुपये में घर चल पाएगा उनका? वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की आप बात कर रहे हैं। एक अर्ली 90 में, अर्ली 2000 में जब गवर्नर रूल हुआ था, तो उसमें नहीं, ज़मीन वालों का मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन मेरे से बाद में जो आए उन्होंने उस ऑर्डर को, मुझे याद है
13 अप्रैल 2013 को बैसाखी में गिफ्ट दिया था लोगों को कि जो भी ज़मीन देगा, पहले 4 कनाल होती थी, मैंने उसको 1.5 कनाल किया था, 1 कनाल किया था, और मैं 2200 लोगों को उसमें अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे के भी गया था। लेकिन मेरे बाहर जो मंत्री जी आए, उन्होंने उसको रिविजिट किया। सरकार की डेफिनेशन होती है सहायता, लोगों का सहयोग करना। आप 500-200 रुपया मिलता, मैं अपने टाइम में इन लोगों को मिनिमम बेस जो है 4500 रुपये ही और बैंक में करवा के गया हूँ। उन लोगों से भी पूछ लेना कि जब श्यामलाल जी मंत्री बने थे तो आप तमाम लोगों को बैंक में अकाउंट खोल के पैसे आए थे या नहीं आए थे, और 4500 आया था या नहीं आया था, और उनके लिए मैंने डॉक्यूमेंट भी बनाए, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी ना मंत्री होता है ना एमएलए होता है। लगाए तो ऐसे ही थे लोगों ने, किसी की भी सरकार हो, कुछ अफसर लगा गए, कुछ पॉलिटिकल लोग लगा गए, कुछ पैसे लग गए, तो वो मैंने डॉक्यूमेंट तैयार करे, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो थे वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और चीफ इंजीनियर ने लिख के दिया था कि ये उस समय 6000 स्कीम थी, हमें 62,000 लोग चाहिए थे, 23,000 हमारे पास जो था वो परमानेंट था, तो 39,000 जो था वो वेकेंट पोस्ट थी जी। और मैं उनको बिल्कुल तरीके से रैशनलाइज करके गया था, लेकिन बाद में आके वो जो है मिक्स कर दिया। ये बड़ा आसान है दूसरे पे, क्योंकि हम हेयर से पे बिलीव करते हैं, ऑल पॉलिटिकल पर्सन जो है। मैं तो यही कहूंगी कि आपको उन परिस्थितियों का अनुभव है, आपको एक्सपीरियंस है कि उस समय क्या हुआ था, तभी आप तर्कों के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बोल पा रहे हैं। आखिरी सवाल करूंगी, रेबरी खेल से जुड़े जो युवा हैं 3000 रुपये प्रति माह लेते हैं, आज जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर जा रहा है खेलों के माध्यम से, लेकिन होम गार्ड्स भी इसी तरह से 2700 रुपये लेते हैं, 9 दिन की ड्यूटी करता है। उनके लिए क्या केंद्र सरकार कभी कुछ सोचेगी कि उनके परिवार का क्या होगा? देखिए, कुछ इश्यू ऐसे हैं जिनमें हमें भी बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। जो होम गार्ड के आप बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम वॉलंटियर आते हैं, ठीक है ना, वो भी बहुत देर से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वहां लिखा हुआ है वॉलंटियर। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आते हैं, जैसे रेफरी गेल की ही आप बात कर रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं वो, उस समय क्या पॉलिसी बनाई है, जैसे एवरेज रात में बनाई थी हमने, लेकिन उसमें बड़ा कैटेगरिकली स्पेसिफिक लिखा है कि आपको वेजेस इतनी मिलेगी, तो दे आर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इसलिए ये सारी चीज़, जहाँ मिशन होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्कीम आती हैं, जैसे आंगनबाड़ी आई हुई है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ भी एक हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट होता था, जिसको 2211 हेड कहते हैं। तो बड़े मुश्किल से मैंने अपने टाइम में आके 25 साल हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 10 साल की स्कीम थी, उसके बाद उसको स्टेट ने ओन करना था। यही जो है वो वैक्यूम और गैप रह गए हैं, स्टेट ने ओन नहीं किया क्योंकि हमारे अपने रिसोर्स नहीं थे। एम्प्लॉयमेंट रेशो होती है एक ऑल इंडिया लेवल पे भी, एम्प्लॉयमेंट रूल है, 2% से ज़्यादा आपके एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए स्टेट में ओवरऑल पॉपुलेशन के। और फिर आपने जो वेजेस उनकी है या पर्क उनकी है, तनख्वाह जो है वो अपने रेवेन्यू रिसीट से देनी है। तो J&K स्टेट को हमने डिपेंडेंट बना के रखा, यहाँ के जो हमारे सोर्स थे उनको एक्सप्लोर नहीं किया, अपनी इनकम जनरेशन को नहीं बढ़ाया, सिर्फ फॉरेस्ट को काट के बेचते रहे, अब वो भी नहीं रहे। हाइड्रोलिक की तरफ हम नहीं गए, बिजली आज तक हम जो है रिच सोर्सेज हैं। तो ये बहुत सी बातें हैं जो पीछे हो गई, तो अब पीछे ताई बचा रही है, आगे की सुध लेनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि उस तरफ चलना पड़ेगा। चलिए, आखिरी में अच्छे दिन आएंगे ना जम्मू कश्मीर के, क्या लगता क्या है? चलिए, चुनावी सरगर्मियां 5 जगह पर चल रही हैं और लगातार जहां पर भी देखा जाए तो नजरें बंगाल पर टिकी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अच्छे दिन आएंगे? आपको लगता नहीं है क्या? क्या लगता है भविष्य में क्या होगा? भविष्य में यहाँ सबसे पहले तो ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से परकुलेट होगी, जिस तरह से 3 टियर सिस्टम को मैं कह रहा हूँ। अब जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, वो उनके साथ अथॉरिटी शेयर की जाएगी और उनकी रिस्पांसिबिलिटी भी बढ़ेगी। जैसे सारे फंड्स जो हैं अब पंचायत में जा रहे हैं, सरपंच जो है, जो काम एमएलए और एमपी करते थे वो सरपंच और पंच कर रहे हैं, इसी तरीके से म्यूनसिपलिटी जो है वो कर रही हैं, इसी तरीके से हमारी कॉरपोरेशन है वो काम करेगी। एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी बढ़ेगी, जब हम अथॉरिटी देंगे तो सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी भी बढ़ेगी टूवर्ड पीपल।
तो इसी तरीके से सबसे बड़ा जो मुझे थोड़ा सा एरिया लगता है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, क्योंकि यहाँ इतनी जल्दी प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रमोट नहीं होगा। और यहाँ जो स्टेट के हमारे यूथ हैं और इस स्टेट की जो हालत है, अब तो यूटी है, मैं तो स्टेट ही कहता हूँ, तो उसकी जो हालत है, यहाँ हम पब्लिक सेक्टर जो है उस पर ही डिपेंड करते हैं। जितने हमारे यूथ जो हैं, चाहे बच्चियाँ हैं, जहाँ बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ जो पढ़ती हैं, उनकी एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें सरकारी नौकरी मिलनी है, क्योंकि प्राइवेट का यहाँ अभी एवेन्यू नहीं है। तो वो एक एरिया है, उसको गवर्नमेंट किस तरह से अंडरस्टैंड करती है, उसको किस तरह से लेती है और उस पर किस तरह से काम करती है। बाकी आप देखेंगे एक तो डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे यकसा होगी, ये नहीं होगा जो पार्शलिटी होती थी, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जम्मू के साथ जो भेदभाव होता था वो नहीं होगा। और फिर जो आप लोगों की बहुत पुरानी मांग थी डिलिमिटेशन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि हम पॉलिटिकली एम्पावर जम्मू कैसे होगा, तो वो भी आपके सामने जो है वो आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर रही है और सरकार भी उस पर काम कर रही है। डिलिमिटेशन के बाद मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, ये तो लोगों ने बनाना है। मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी तो ये होगा, लेकिन मुझे लगता है लोगों की सोच है। आज भी भारतीय जनता पार्टी जो है ये सारे लोग 10 पार्टियां खड़ी हो गई इकट्ठे, उसके बाद भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है भाजपा बनी है। कहीं कहीं लोगों में थोड़ा गुस्सा था, वो मेरे प्रति हो सकता है या दूसरे प्रति, तब तक मुझे लगता है वो गुस्सा भी जो है अब हमारा संगठन जो है उस तरफ काम कर रहा है। जो गैप थे उनको आइडेंटिफाई करके हम उस पर काम कर रहे हैं। जो लोगों की दुख तकलीफ है उसमें हमने कहा है, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे डीडीसी हो, चाहे हमारी पंचायतें हों, वो लोगों के सेवादार बन के, सेवक बन के काम करें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लिबरल फंडिंग करेंगी। अब आप देखेंगे जो बजट आने वाला है 2-3 दिन में आपका जम्मू कश्मीर का बजट आ जाएगा। लेकिन मैंने फिर वहीं फोकस रखूंगा कि यहाँ रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेज हो, चाहे जम्मू कश्मीर में भी जो है, ये हम कहेंगे नहीं जी आपकी रेशो। मैंने 2-3 बार ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सुना है प्रोग्राम में कि बिहार की पॉपुलेशन 11 करोड़ है, वहाँ 2 लाख एम्प्लाई है, और जम्मू कश्मीर की अगर 2001 की सेंसस देखेंगे तो 1 करोड़ है, तो यहाँ 6.5 लाख है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के विनम्र बेनती करना चाहता हूँ कि वो बिहार है, ये जम्मू कश्मीर है, क्योंकि यहाँ लैंड होल्डिंग भी बहुत कम है। अगर टेरेन देखेंगे, कल्टीवेशन वाली लैंड अगर आप देखेंगे तो बहुत से पैरामीटर होते हैं, लेकिन जब कानून बनते हैं तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जो स्टेटें समतल स्टेटें हैं, जहाँ फर्टाइल स्टेटें हैं, उनको देख के, दैट इज़ वाई जो हिली टेरेन स्टेट हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हो, चाहे हिमाचल स्टेट हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, इनकी पॉलिसीज को रिविजिट किया जाता है। और जब हम सरकार में थे करवाते थे, इन स्टेट के लिए अलग कानून बनते थे। तो इसलिए ये हम कहेंगे एक ही यार्डस्टिक के पूरे हिंदुस्तान की स्टेटों को नापा जाएगा, मैं उसमें इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। चलिए, शुक्रिया। साफ तौर पर बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी और जनता से जुड़े मुद्दों का जवाब भी दिया। संसाधन बहुत है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है, लेकिन उपयोग नहीं कर सकते, यानी यूज़ नहीं कर सकते। लगातार अगर मैं कहूँ इसी तरह से सवाल जनता भी उठाती आई है। पब्लिक सेक्टर तो है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं ना कहीं अब यहाँ पर देखना होगा किस प्रकार नौकरियाँ जो है यहाँ पर निकलती हैं। आप यूँ ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।